हेलो एवरीवन। आज की वीडियो का टॉपिक है मनी डिमांड यानी मुद्रा की मांग। और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के बारे में। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी यानी मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, जिसे मुद्रा का परंपरावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। मैं मंजू शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है व्हाट इज़ मनी, मुद्रा होती क्या है। इससे पहले की वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि मुद्रा क्या होती है। मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस का लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं मुद्रा क्या है, मुद्रा के विभिन्न रूप क्या हैं, मुद्रा के कार्य क्या हैं। तो फिलहाल हम बात करते हैं कि मुद्रा किस किस रूप में एक व्यक्ति के पास हो सकती है, या ये कह लीजिए कि धन किस किस रूप में एक व्यक्ति अपने पास रख सकता है। तो वो है गोल्ड के रूप में रखता है, या नगद के रूप में, या प्रॉपर्टी के रूप में हो सकता है, या बॉन्ड्स की फॉर्म में हो सकता है, या फिर डिमांड डिपॉजिट्स की फॉर्म में हो सकता है, या जो है चेक के ज़रिए भी मुद्रा के रूप में कोई भुगतान किए जा सकते हैं। तो ये सभी मुद्रा के रूप हैं। अब इन सभी रूपों के अंदर जो मुद्रा है उसमें दो कैटेगरीज बनाई जा सकती हैं कि मुद्रा का वो रूप जो या वो एसेट जो हमें कोई ना कोई आय जनरेट करके दे सकते हैं, जैसे कि बॉन्ड हैं कि अगर हम अपना जो धन है उसको अगर बॉन्ड की फॉर्म में रखा जाता है तो बॉन्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट है, जो भी कूपन रेट होगा वो प्राप्त होगा। इसी तरह से घर एक इन्वेस्टमेंट है, इसके अलावा गाड़ी है, ये इन्वेस्टमेंट की फॉर्म हो जाती हैं, जहाँ से क्या मिल सकता है, आय अर्न की जा सकती है। लेकिन जो मुद्रा नगद रूप में जो मुद्रा है यानी कि करेंसी की फॉर्म में, ये मुद्रा का वो रूप है जिस पे कि कोई भी आय प्राप्त नहीं की जा सकती है। यानी अगर एक व्यक्ति ने अपने पास केवल नगद रूप में धनराशि रखी हुई है तो उसके ऊपर उसे कोई ब्याज नहीं मिल सकता, उसके ऊपर उसे कोई आय नहीं मिल सकती है। हाँ, अगर वो उसे बैंक में रखता है, या वो उसे ऋण देता है किसी को, या वो बॉन्ड परचेज करता है, या शेयर्स में रखता है, तो वहाँ से उसे उसके ऊपर क्या प्राप्त हो सकती है, आय प्राप्त हो सकती है। तो मुद्रा का यही रूप, मुद्रा को इसी रूप में रखने की इच्छा कहलाती है मुद्रा की मांग। तो केन्स ने कहा है कि डिमांड फॉर मनी रेफर्स टू द डिजायर टू होल्ड मनी एज एन अल्टरनेट टू परचेजिंग एन इनकम अर्निंग एसेट। केन्स कहते हैं कि मुद्रा को एक इनकम अर्निंग एसेट की फॉर्म में रखने की बजाय अपने पास नगद रूप में रखने की इच्छा ही मुद्रा की मांग कहलाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सीधे से शब्दों में अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा को अपने पास नगद रूप में रखने की इच्छा क्या कहलाती है, मुद्रा की मांग कहलाती है। यानी कितनी मुद्रा को अपने पास नगद रूप में रखना चाहते हैं, वो मुद्रा की मांग है। तो जहाँ तक परिभाषा की बात है तो हमने इसे एक बिल्कुल सिंपल शब्दों में इसे परिभाषित करने की कोशिश की है, बहुत सारी परिभाषाओं के आधार पर। तो डिमांड फॉर मनी इज़ द अमाउंट ऑफ मनी विच पीपल वांट टू केप्ट इन कैश विद देमसेल्व्स, जिसे लोग अपने पास नगद रूप में रखना चाहते हैं, वो मुद्रा का वो पार्ट मुद्रा की मांग कहलाता है। या हम ये कह सकते हैं कि जो मुद्रा के उद्देश्य हैं, मुद्रा के उद्देश्य क्या है, लेन देन का उद्देश्य है, संचय का उद्देश्य है, या एक व्यक्ति उसको जो है मूल्य के मापक के रूप में, तो उन उद्देश्यों को या उन कार्यों को पूरा करने के लिए, चाहे वो एक गृहस्थ है या व्यवसायी है, वो अपने पास धन को धन की कितनी मात्रा को नगद रूप में रखना चाहता है, वो कहलाती है मुद्रा की मांग। तो ये मुद्रा की मांग की जो परिभाषा है वो यहाँ से क्लियर हो जाती है। फिर हम बात करेंगे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जो कि इस का जो मेन टॉपिक है।
जिसके ऊपर हम फोकस करेंगे वो है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। जहाँ तक क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी यानी मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का संबंध है, तो इस सिद्धांत को सबसे पहले मैथमेटिशियन निकोलस कॉपरनिकस ने 1517 में जो है फॉर्मुलाइज्ड किया था, मतलब एक सूत्र के रूप में बताया था। बट दैट वाज नॉट द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। उसके बाद इसे जीन बोर्डिन ने 1568 में इसके बारे में बताया, जॉन लोकी ने बताया, डेविड ह्यूम ने बनाया। लेकिन इस थ्योरी को पॉपुलराइज्ड करने का जो श्रेय जाता है वो है फिशर का, जिन्होंने 1911 में अपनी बुक द परचेजिंग पावर ऑफ मनी में इस थ्योरी को ट्रांजैक्शन इक्वेशन के रूप में एक्सप्लेन किया था। ट्रांजैक्शन इक्वेशन यानी कि लेन देन समीकरण, तो उसके फॉर्म में ही फिशर ने अपनी इस थ्योरी को बताया था। तो ये जो थ्योरी है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, बेसिकली ये मुद्रा की मांग का सिद्धांत नहीं कहा जा सकता है। वास्तव में ये मुद्रा की मांग का सिद्धांत नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये सिर्फ एक इक्वालिटी है, ये महज एक इक्वालिटी है जो बताई गई है MV = PT की फॉर्म में। तो फिशर ने लेन देन समीकरण के अनुसार मुद्रा का वेग और सौदों की मात्रा अगर स्थिर रहती है, फिशर कहता है अगर लेन देन की मात्रा और जो मुद्रा का वेग है वो स्थिर रहता है, तो मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने पर कीमत स्तर में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती है। यानी कि दो चीज़ें आ गई, एक तो अगर मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो कीमत स्तर भी बढ़ेगा, और न सिर्फ बढ़ेगा बल्कि उसी अनुपात में बढ़ेगा जिस अनुपात में जो है मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होगी। इसी तरह से अगर मुद्रा की मात्रा कम होगी तो कीमत स्तर भी कम होगा और उसी अनुपात में कम होगा। तो इसी चीज़ को फिशर ने इस इक्वेशन में लिखा है MV = PT। यहाँ पर जो MV है वो है क्वांटिटी ऑफ मनी यानी मुद्रा की मात्रा, और मुद्रा की मात्रा क्या होती है? समय के एक निश्चित बिंदु पर किसी अर्थव्यवस्था में कितनी मुद्रा है, चाहे वो करेंसी के रूप में हो, मतलब नोट और सिक्कों के रूप में हो, या फिर डिमांड डिपॉजिट्स हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि मुद्रा की जो पूर्ति है उसके संबंध में किस तरह की जो मेज़र है उसको लिया हुआ है, M1 है, M2 है, M3 है या M4 है। ये सब चीज़ें मुद्रा की पूर्ति का जो एक टॉपिक है उसके अंदर बताई गई हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं इसे। दूसरी जो चीज़ है वो है वेलोसिटी ऑफ मनी यानी मुद्रा का चलन। तो मुद्रा के चलन से क्या अभिप्राय है? मुद्रा के चलन का मतलब है कि एक निश्चित समय अवधि के अंदर मुद्रा एक हाथ से दूसरे हाथ में कितनी बार जाती है। ठीक है, सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति A ने किसी दुकान से 10 रुपये की कोई पेन खरीदा। ठीक है, तो उसने 10 रुपये दुकानदार को दिए, दुकानदार ने वो 10 रुपये किसी B व्यक्ति को दे दिए, B व्यक्ति ने वो 10 रुपये किसी C व्यक्ति को या C जो दुकानदार था उसको दे दिए, उसने वो आगे किसी और को दे दिए। तो इस तरीके से एक 10 रुपये के नोट ने कितनी बार लेन देन का काम किया एक निश्चित समय अवधि के अंदर, तो वो कहलाता है मुद्रा का चलन, मुद्रा का वेग। तो ये जो दोनों धारणाएं हैं, मुद्रा की मात्रा या मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की जो मात्रा है वो एक स्टॉक कंसेप्ट है, क्योंकि उसे हम समय के एक निश्चित बिंदु पर देख रहे हैं, जबकि जो मुद्रा का चलन है वो क्या है? एक फ्लो कंसेप्ट है, एक प्रवाह संबंधी धारणा है। वैसे ये भी अपने आप में एक बहुत एक कंसेप्ट है, स्टॉक और फ्लो को अच्छे से कंपेयर करना क्या होता है। तो इसको मैं एक बिल्कुल छोटे से एग्जांपल से आपको बताऊंगी। अगर आप स्टॉक और फ्लो को समझना चाहते हैं तो इन शॉर्ट मैं इसको निपटाऊंगी कि स्टॉक क्या होता है कि सपोज कीजिए एक बस स्टैंड है और हम कहते हैं कि एट प्रेजेंट अभी के अभी उस बस स्टैंड पे कितने लोग हैं, तो वो हो गया स्टॉक, कितने लोग हैं वहाँ पर अभी खड़े हैं। और अगर हम ये कहें कि कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कि 1 घंटे के अंदर कितने लोग बस स्टैंड में आए और गए, तो वो क्या हो जाता है? फ्लो हो जाता है। तो ये फ़र्क है स्टॉक में और फ्लो में। चलिए आगे चलते हैं।
प्राइस लेवल, यहाँ पर पी जो है वो प्राइस लेवल है, और प्राइस लेवल का मतलब कीमत नहीं, कीमत स्तर, सामान्य कीमत स्तर। सामान्य कीमत स्तर से क्या मतलब है, किसी अर्थव्यवस्था में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन तथा उपभोग हो रहा है, उन सभी वस्तुओं की एक प्रकार से ये औसत कीमत होती है। तो ये कीमत स्तर हो गया। टी है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की, एक जिस भी समय अवधि में हम स्टडी कर रहे हैं उस समय में सौदों की मात्रा। और इस इक्वेशन में जो वी है और टी है उसे स्थिर माना गया है। ये माना गया है कि वी और टी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। उस सिचुएशन में जबकि वी और टी में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो एम में और पी में डायरेक्ट और प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में बताया गया है। अब हम बात कर लेते हैं, हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं कि कैसे है ये। तो P इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, एम वी डिवाइड बाई टी। टी दूसरी तरफ चला जाएगा और एम वी के डिवाइड में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/P इज इक्वल टू, तो ये भी पलट जाएगा, T बाई एम वी हो जाएगा। यहाँ पर जो 1/P है ये वैल्यू ऑफ मनी यानी कि मुद्रा के मूल्य को दर्शा रहा है। ये कीमत स्तर का रेसिप्रोकल है, उसका उल्टा है कि मुद्रा का मूल्य क्या है। मुद्रा का मूल्य मतलब क्या है कि मुद्रा की एक इकाई को खर्च करके कितनी वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जा सकती हैं, तो ये उसका क्या होता है, मूल्य होता है। तो ये सीधी सी बात है, कीमत स्तर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली जो मुद्रा का मूल्य है वो कम हो जाएगा, और अगर कीमत स्तर कम होगा तो मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। तो अब हम इसे एक एग्जाम्पल से कर लेते हैं कि मान लीजिए जो m है वो 100 है, 1000 है। जो मेजरमेंट की इकाई है वो मैंने यहाँ पर स्किप की हुई है, तो आप किसी भी उसमें इसको ले सकते हैं, रुपीज़ में ले सकते हैं, डॉलर में ले सकते हैं, वट एवर यू वांट, तो आप उसको कर सकते हैं। तो v है वेलोसिटी, हमने मान लिया कि मुद्रा की एक इकाई किसी निश्चित समय अवधि में 5 बार लेन देन का काम करती है, 5 बार एक हाथ से दूसरे हाथ जाती है। P जो है कीमत स्तर उसको हमने 10 माना है, और जो T है वो कितना है, 500 है। यानी सौदे उस समय अवधि में जब उस सिचुएशन, उस टाइम पीरियड में जब हम इस स्टडी को कर रहे हैं तो हमने माना कि सौदों की मात्रा कितनी है, 500 है। तो एम वी इज इक्वल टू पी टी, यानी 1000 गुना में 5 बराबर है 10 गुना में 500। तो 5000 बराबर है 5000, 5000 इक्वल टू 5000। तो ये आ गया हमारे पास, इक्वालिटी हो गई प्रूफ। तो ये जो समीकरण है ये बेसिकली एक इक्वालिटी है, ठीक है, होगा ही होगा बराबर, ये ऐसा होता ही है, बराबर ही होगा ये। तो यहाँ पर देखिए जो P है हमारा वो 10 था, तो 1/P क्या हो गया, 1/10, यानी कि जो मुद्रा का मूल्य है वो कितना है, 1/10 है। अब हम इसको प्रूफ करेंगे कि मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर कीमत स्तर में कैसे परिवर्तन होता है, उसको प्रूफ करेंगे हम। तो V और T को हमने कर दिया फिक्स, और फिर क्या कर दिया, जो क्वांटिटी ऑफ मनी है उसे क्या कर दिया, डबल करने का मतलब यानी कि क्या कर दिया हमने, 2 गुना कर दिया। तो 1000 की बजाय कितना हो गया, वो 2000 यानी 2000 हो गया। तो P क्या आ जाएगा, इस ऊपर वाले समीकरण के अंदर इसको रख देंगे हम, 2000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 500। तो जो प्राइस है वो कितना आ गया, 20। तो देखिए बिल्कुल क्लियर है कि जहाँ पहले कीमत स्तर कितना था, 10 था, वो अब कितना हो चुका है, 20 हो चुका है। तो जब मुद्रा की मात्रा को 2 गुना किया गया, ठीक है, बढ़ाया गया, मतलब 2 गुना कर दिया गया, तो कीमत स्तर भी क्या हो गया, 2 गुना हो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट और प्रोपोर्शनल रिलेशन आ गया। और जो मुद्रा का मूल्य है वो कितना हो गया, 1/20। पहले 1/10 था, अब कितना हो गया है, 1/20, मतलब पहले से आधा रह गया, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, यही जो रिलेशन है डायरेक्ट और प्रोपोर्शनल रिलेशन है कीमत स्तर में और मुद्रा की मात्रा में, और इनवर्स रिलेशन है मुद्रा के मूल्य में और मुद्रा की मात्रा में, उसी को हम डायग्राम से दिखा सकते हैं। तो जो ऊपर वाला डायग्राम है उसके अंदर हमने क्या किया है, जो एक्स एक्सिस है उस पर हमने लिया है मुद्रा की मात्रा को, वाई एक्सिस पर लिया है कीमत स्तर को, और नीचे वाले जो डायग्राम है उसमें हमने लिया है एक्स एक्सिस पर मुद्रा की मात्रा ही है और वाई एक्सिस पर क्या है, मुद्रा का मूल्य है। तो इनिशियली हमने मान लिया कि
एम नोट क्या है, मुद्रा की पूर्ति है। एम नोट क्या है, मुद्रा की मात्रा है, ये हमने मान लिया। तो अब एम नोट अगर मुद्रा की मात्रा है तो उस समय में मान लीजिए कीमत स्तर कितना है, पी नोट है, ये यहाँ पर दिखाया गया है। और अब इसी सिचुएशन में नीचे वाले डायग्राम के अंदर ये एम नोट नीचे लेकर के आए हम, ठीक है, और ये हमारा कर्व है जो विपरीत संबंध को दिखाता है। तो उस समय में मान लीजिए जो मुद्रा का मूल्य था वो कितना था, 1/p नोट। तो ये वाला पॉइंट हमारा बन गया इसके अंदर, ठीक है। अब अगर क्या होता है, कीमत जो मुद्रा की मात्रा है वो एम नोट से बढ़ करके कितनी हो जाती है, m1 हो जाती है, ठीक है। तो इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे कर्व के ऊपर, बी पॉइंट मिलेगा हमें, और बी पॉइंट से जब हम उसे वाई एक्सिस की तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, P1, यानी मुद्रा की मात्रा एम नोट से बढ़कर m1 होने पर कीमत स्तर P नोट से बढ़कर P1 हो गया। अब इसी के विद रिस्पेक्ट टू नीचे ले आएंगे इस कर्व को m1 से नीचे की तरफ लेकर के आएंगे तो नीचे वाले डायग्राम में हमें पॉइंट मिलेगा ये बी डैश मिलेगा, ठीक है। जब ये इसको यहाँ पर मिलेगा तो यहाँ से हम इस लाइन को प्रोड्यूस करके फिर से कहाँ पर लाएंगे, वाई एक्सिस पर लाएंगे, तो क्या आ जाएगा, 1/P1 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या दिखा रहा है कि मुद्रा की पूर्ति जैसे ही बढ़ी, जो मुद्रा का मूल्य है वो क्या हो गया, कम हो गया। और यहाँ पर क्या है कि मुद्रा की पूर्ति या मात्रा बढ़ने पर कीमत स्तर बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ इस डायग्राम में भी प्रूव हो चुका है कि मुद्रा की मात्रा के साथ कीमत स्तर का सीधा और अनुपातिक संबंध है, और जबकि जो मुद्रा का मूल्य है उसके साथ कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।